हाय डॉक्टर्स। आज हम नर्वस सिस्टम में लेक्चर 4 देखेंगे जो डील करेगा एक्शन पोटेंशियल से। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दो तरीक़ा के होते हैं। एक होता है ग्रेडेड पोटेंशियल जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है एक्शन पोटेंशियल जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो जो ग्रेडेड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल होता है वो दो बेसिक फीचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है। पहला फीचर क्या है कि उस सेल का, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जैसे अगर न्यूरॉन सेल्स है तो न्यूरॉन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जिस्टिंग रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है। दूसरा तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयन चैनल्स, उनमें किस तरीके के आयन चैनल्स मौजूद है। ठीक है। अब आप पूछो कि सर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है क्या? तो सिंपल सी है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज होता है ना उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब एक ऐसी वोल्टेज जिस वोल्टेज पर सेल या मेम्ब्रेन जो है ना रहना पसंद करता है, मतलब वो उसका रेस्टिंग है, वो उसका कोर है। ठीक है। दूसरा है कि आयन चैनल्स। तो मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं, मतलब प्रोटीन्स होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं, जिसके थ्रू आयन्स बाहर या अंदर आ जा सकते हैं। ये आयन चैनल जो होते हैं ना चार तरीके के होते हैं, जिसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। पहले को कहते हैं लीक चैनल्स, दूसरे को कहते हैं लिगैंड गेटेड चैनल्स, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब बात करते हैं कि लीक चैनल्स और ये जितने भी चैनल्स हैं ये कैसे काम करते हैं। तो ये काम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जहाँ पर भी कंसंट्रेशन एक अपनी स्टेटस क्यू अवस्था से ऊपर या नीचे होगा, वहाँ पर इनमें से कोई भी चैनल एक्टिव हो जाएगा या डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल बनाने के काम में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे करता है। तो लीक चैनल्स के बात करें तो लीक चैनल जो होता है ना वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कि पोटेशियम की होती है और सोडियम के लीक चैनल्स होते हैं। तो पोटेशियम के चैनल जो होते हैं वो क्लोज स्टेट में होते हैं। जैसे ही थोड़े से स्टिमुलस मिला, क्लोज स्टेट या ओपन स्टेट में भी होते हैं, तो स्टिमुलस मिलने पर ये ओपन ये क्लोज होते हैं। अब किस कंडीशन में ये ओपन और क्लोज होंगे वो सारी चीज़ें हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो ये जनरली डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं, सेल बॉडी में पाए जाते हैं ना, एक्सॉन्स में पाए जाते हैं। तो लीक चैनल्स किसके होते हैं? मेनली सोडियम एंड पोटेशियम के होते हैं। दूसरा है लिगैंड गेटेड चैनल्स। तो इस चैनल में क्या होता है, यहाँ पर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल है ना वो कंट्रोल्ड होती है किसी एक केमिकल से। ठीक है। किसी एक केमिकल से कंट्रोल होती है। जैसे वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं या हार्मोन्स हो सकते हैं। ठीक है। या पर्टिकुलर कोई एक आयन हो सकता है जिससे ये लिगैंड गेटेड चैनल जो है ना कंट्रोल होते हैं। चलिए मैं इस फिगर को आप बढ़िया से देख लो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है ये जो है लिगैंड गेटेड चैनल है, और यहाँ पर है एसिटाइल कोलिन। तो ये देखिए ये एसिटाइल कोलिन है, और ये यहाँ पर जाके इसके रिसेप्टर साइट पर यहाँ पर ये अटैच किया इसने। तो जैसे ही अटैच किया, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है? ये प्रोटीन है, एक फॉर्म में रहते हैं। जैसे ही अटैच किया इनके फॉर्म में चेंज हुआ और ये ओपन हो गए और आयंस का आदान प्रदान शुरू हो गया है। इसको लिगैंड गेटेड चैनल्स कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये लिगैंड गेटेड चैनल जो है ये पाए कहाँ जाते हैं? तो मोस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं ये लिगैंड गेटेड चैनल। जहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेनली जहाँ पर भी सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स से डील होता है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि मैकेनिकल गेटेड चैनल क्या होते हैं, तो जहाँ पर भी मैकेनिकल होगा, जहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई होगा, टच अप्लाई होगा, वहाँ पर ये काम करेंगे। ये क्या करेंगे, कैसे काम करते हैं भाई, ये भी काम करते हैं जैसे कि यहाँ पर प्रेशर डाला, टच डाला, तो हमें पता कैसे चलेगा। मैकेनिकल गेटेड आयन जो चैनल जो होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं और आयंस का ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है, जिस कारण से हमें पता चलते हैं। ये मैकेनिकल गेटेड चैनल जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो जनरली स्किन में जहाँ पर भी टच हो, प्रेशर पड़े, वहाँ पे मैकेनिकल गेटेड चैनल्स पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम पेट की भी बात करें, जो हमारा स्टोमिक सिस्टम है, हम खाना खाते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि हमारा पेट भर गया। स्ट्रेचिंग होती है हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर, उसमें स्ट्रेचिंग होती है, हमारे जो स्टोमिक में स्ट्रेचिंग होती है, जिसके कारण से ये आयंस, मैकेनिकल गेटेड आयंस एक्टिव होते हैं और ब्रेन को संदेश पहुँचाते हैं कि ओके पेट भर चुका है, चलिए खाना बंद करें। ठीक है, तो ये मैकेनिकल गेटेड चैनल। और चौथा जो लास्ट है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए, उसको कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं किस पे ऑपरेट करते हैं, वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं। अब वोल्टेज जनरेशन कहाँ से होता है, तो देखिए हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स के अंदर ऑलरेडी वोल्टेज होता है, और उस रेस्टिंग फेज में ना न्यूरॉन्स के अंदर जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो देखिए वो होता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हो -70 मिली वोल्ट। ये हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है, हमारे न्यूरॉन्स का रेस्टिंग पोटेंशियल है। ज़रूरी नहीं है ये कांस्टेंट हो, ये डिफर भी करता है। -40 मिली वोल्ट से लेके -90 मिली वोल्ट तक ये वेरी भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन सेल टू सेल, सेल का काम क्या है, पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। इनके जो वोल्टेज में अगर डिफरेंस आता है, ठीक है, तो ये ओपन हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और आयंस के ट्रांजैक्शंस को अलाउ कर देते हैं। ये मेनली न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, एक्सॉन्स में सब मेनली यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये एक टेबल है जहाँ पर आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि ये चारों चैनल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन क्या हैं और इनके लोकेशंस कहाँ हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि ये जितने भी ये पीपीटीज़ हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो कि आपको लेके जाएगा डॉक्टर्स डीएनए ऐप पर। तो डॉक्टर्स डीएनए ऐप पे आप जाएं, वहाँ से आप इन सारे स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, तो फिगर के माध्यम से हम ये जान लेते हैं, बहुत इजी जान लेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अब हम जो एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है हमारा। इस फर्स्ट स्टेज को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब इसके बारे में जानिए। ये देखिए, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जो पार्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब ECF। ठीक है, और नीचे में जो है वो है हमारा साइटोसोल। ठीक है, सेल के अंदर का पार्ट। ठीक है, ये देख लीजिए। अब आयंस कहाँ पर होंगे, आयंस या तो साइटोसोल में होंगे या फिर ECF में होंगे। ठीक है, या तो साइटोसोल में होगा या तो ECF में होगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो ECF में होते हैं ना, यहाँ पर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, और जो साइटोसोल में होते हैं यहाँ पर कैल्शियम आयन पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। अब एक और बात आपको बता दूं कि जब हम एक वोल्ट मीटर को लेकर उसके कैथोड्स एनोड्स को डालेंगे, ठीक है, तो एक को डाल दिया यहाँ पर साइटोसोल में, एक को डाल दिया ECF में, जो तो वोल्टेज आएगा ना, वोल्टेज कितना आएगा, वो आएगा -70 मिली वोल्ट। ये क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि साइटोसोल के अंदर जो निगेटिव आयंस है ना, वो बाहर के ECF से ज़्यादा हैं। कितना जाता है,
ज़्यादा है तो 70 का डिफरेंस आता है, इसलिए 70 मिली वोल्ट का ये जो मीटर है बताता है कि 70 मिली वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने जो बताया उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इस फिगर में हम देखते हैं, इस फिगर में हम क्या देखते हैं कि अब हम समझते हैं कि जो ECF होता है या साइटोसोल होता है उसमें किस तरह के आयंस पाए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ECF में क्लोराइड आयन पाए जाते हैं, सोडियम आयन पाए जाते हैं, ऑफकोर्स पोटासियम आयन भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पोटासियम आयन है। ठीक है, K+, ठीक है, सॉरी। और साइटोसोल में क्या क्या होते हैं? साइटोसोल में ऑफकोर्स क्लोराइड भी होते हैं। ठीक है, साइटोसोल में ये देखिए क्लोराइड है, Cl-। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ECF जो है वो निगेटिव क्यों होता है, तो यहाँ मेनली क्लोराइड आयन ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं ECF में, जो कि बहुत ही भारी मात्रा में होते हैं ECF के अंदर, जिसके कारण जो ECF का जो ये मेम्ब्रेन है ना, इसके अराउंड आप निगेटिवली चार्ज अगर दर्शाया हुआ देखते हैं किसी भी फिगर में, वो इसलिए होता है क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है साइटोसोल्स में। ठीक है, और सोडियम एंड पोटासियम दोनों ही प्लस आयंस होते हैं, लेकिन क्या है, सोडियम जो है ना ये ECF में, सोडियम जो है ECF में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हाई अमाउंट में पाया जाता है, और यहाँ पर साइटोसोल में पोटासियम आयन हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे अचीव होता है, तो इसके बारे में एकदम प्यार से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि देखिए अंदर में जो नेगेटिव आयंस है वो नेगेटिव आयंस तो हैं, ठीक है, वो हैं और वो रहेंगे, उनका बाहर जाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है? ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन के बढ़ने और घटने से होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन बाहर में कौन से हैं? Na+ है, ठीक है, और अंदर में क्या है? पोटासियम है, ठीक है ना, ये पोटासियम, ये पोटासियम है। तो क्या होता है कि बाहर में जो सोडियम होता है वो बहुत मात्रा में होता है, तो जैसे ही स्टिमुलस मिलता है ये गेट जो है ना Na लीक चैनल्स की, ये सब ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक NAK+ ATPase इंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है, जो कि एक प्रोटीन पर एक्शन करता है, ठीक है, ये एक तरह का इंजाइम है, प्रोटीन ही है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में बना रहता है। तो ये क्या है ना, एक्टिव हो जाता है। कैसे एक्टिव होता है? ये ATP का यूज करता है और ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद क्या करता है? 3 Na+ आयन को बाहर की तरफ फेंकता है और 2K+ आयन को अंदर की तरफ लाता है। इसका एक्शन कब आता है इस्तेमाल में? ये एक्शन इस्तेमाल में आता है रीपोलराइजेशन में, रीपोलराइजेशन में काम आता है, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये मैंने फंक्शंस बता दिए। अब इसमें देखिए जब हुआ क्या, सिर्फ पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन के बढ़ने या घटने से एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। तो ऊपर में ECF में क्या है? Na+ आयन ज़्यादा है, स्टिमुलस मिला, Na+ आयन अंदर आना शुरू कर दिए, ये अंदर आना शुरू कर दिए। फिर यहाँ से K+ आयन बाहर जाना भी शुरू करेंगे, ठीक है, K+ आयन बाहर जाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन Na+ आयन जिस तेजी से आता है ना, तब फ्रीक्वेंसी ऑफ Na+ इज हायर दैन K+ आयन। इसलिए अंदर में जो कंसंट्रेशन जो है ना वो Na+ का मतलब पॉजिटिव आयंस का ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज होने लगता है और डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। अब पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को समझ लीजिए, बहुत इजी भाषा में बताता हूँ। देखिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग, तो इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए अर्थ है,
या अर्थ है, अर्थ में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, या एक मैग्नेट देख लीजिए, मैग्नेट में एक निगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। तो मैग्नेट क्या है ना, ये सब पोलराइज्ड है। क्यों? क्योंकि एक तरफ निगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, अलग अलग चार्ज है। अब मेम्ब्रेन जो होता है ना, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन में ऊपर में ईसीएफ की तरफ में प्लस आयन ज़्यादा होता है और साइटोसोल में माइनस आयन ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी पोलराइज्ड है। ये पोलराइजेशन इनका डिफैक्टो स्टेट है, ये स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं जब तक कि इनमें कोई पिन ना कर दे, जब तक कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करते। तो अब ये डिस्टर्बेंस हुआ, तो क्या हुआ, ऊपर का जो Na+ था वो अंदर आया और K+, अंदर का K+ बाहर गया, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो Na अंदर आने की और K बाहर जाने की वो अंतर है, जिसके कारण से अंदर में Na का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब Na का कंसंट्रेशन बढ़ा तो निगेटिव उतनी वो उतना जो ज़्यादा निगेटिव था अब कम निगेटिव हो गया, और ऊपर में जो Na ज़्यादा मात्रा में था, K तो गया, K+ गया, लेकिन कम मात्रा में गया, तो K का जो ऊपर में जो पॉजिटिव का कंसंट्रेशन था वो घट गया, जिसके कारण से क्या हुआ ना, ये पोलराइजेशन स्टेट से डीपोलराइजेशन स्टेट में आना शुरू कर दिए, मतलब इक्वलिटी की तरफ चलना शुरू कर दिए, जिसके कारण से डीपोलराइजेशन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है वो तीन फेज में होता है, डीपोलराइजेशन फेज, रीपोलराइजेशन फेज, हाइपरपोलराइजेशन फेज। तो डीपोलराइजेशन फेज के बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता दिया। अब रीपोलराइजेशन फेज के बारे में जानते हैं। चलिए, उसके पहले ये एक ग्राफ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इससे कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये स्टिमुलस हुआ, ठीक है। अब ये -70 मिलीवोल्ट है, यहाँ से स्टिमुलस हुआ। अगर ये स्टिमुलस ये -55 मिलीवोल्ट, इसको हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब मेक और ब्रेक। अगर यहाँ पर गया तो हमें पता चलेगा न्यूरॉन्स में अगर इस लेवल की पिन हुई है, मतलब कि स्टिमुलस आया है, चाहे वो जिससे आया हो, न्यूरोट्रांसमीटर से आया हो, केमिकल से आया हो, टच से आया हो, किसी से भी आया हो, अगर ये सेंसेशन जो है ना, हमें उसी समय पता चलेगी जब ये थ्रेशोल्ड को टच करेगा। अगर थ्रेशोल्ड को टच नहीं किया, ये सेंसेशन यहीं तक रह गया, यहीं तक रह गया, इतने तक रह गया, तो हमारे ब्रेन को इसकी खबर नहीं होगी। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड पे पहुंचा। थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद, थ्रेशोल्ड पे कब पहुंचता है, जब ये आयन गेटेड जो आयन्स है ना, चैनल्स है, आयन चैनल्स है, इनमें जो ट्रांजैक्शन ऑफ कैटायंस होगा, Na का और पोटेशियम का, ये एक लेवल पर पहुंच जाएगा। जनरली ये इसको हम -50 से -55 मिलीवोल्ट कंसीडर करते हैं, जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को हम ये कंसीडर। एक बार थ्रेशोल्ड पार किया तो ये फिर ये रेस्टिंग से ये जा रहा है डीपोलराइजेशन के लिए। अब ये डीपोलराइजेशन कितना, -30 मिलीवोल्ट, -30 मिलीवोल्ट से ऊपर नहीं, चाहे जितना भी बड़ा स्टिमुलस हो, इससे ऊपर नहीं जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि अच्छा सर, इससे नहीं जाएगा तो फिर कभी अगर हमें चोट लगा तो जोर से लगा या धीरे लगा, मैसेज तो ब्रेन तक गया ही, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर +30 मिलीवोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर दोनों में अंतर कैसे पता चलता है? तो अंतर पता चलता है फ्रीक्वेंसी से। वो आगे जो फिगर है उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। तो यह देखिए, यहाँ पर आया ये डीपोलराइजेशन स्टेट, यहाँ पर आया। यहाँ से फिर अब रीपोलराइजेशन होगा। रीपोलराइजेशन में क्या होगा, एट Na के ATPase एक्शन में आएगा। वो उसको अब स्टिमुलस मिला कि अरे यार डीपोलराइजेशन हो गया, अब हमें एक्शन में आना है, तो ATP आएगा। ATP उसको एक्टिवेट करेगा, ATP एक्टिवेट करेगा तो 3 Na+ आयन को वो बाहर की तरफ फेंकेगा, और 2+ के पोटेशियम आयन, दो पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ उसी समय एक साथ ये काम करते हैं, डुअल पंप होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अंदर का जो Na+ आयन है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर का जो K+ आयन है वो कम मात्रा में अंदर की तरफ आएगा, जिसके कारण से वो फिर से अपने रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ
बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसको रीपोलराइजेशन फेज में वो इंटर कर जाएंगे। लेकिन होता क्या है ना, रीपोलराइजेशन के बाद आप ये देख रहे हो कि रीपोलराइजेशन स्टेट यहाँ आया, यहाँ के बाद आप ये देख रहे हो ये हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में भी चला गया। वो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में जाने का कारण ये होता है कि जो के प्लस आयन होते हैं ना, के प्लस आयन जो होते हैं वो जब उनके जो चैनल होते हैं ना वो खुलते हैं ना, तो वो बंद लेट से होते हैं। उनमें बंद करने की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, कंट्रोल, वो लेट से होता है, जिसके कारण से ज़्यादा के प्लस आयन अंदर आ जाते हैं और Na प्लस आयन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, जिसके कारण से वो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में चला जाता है और वो -70 मिली वोल्ट से भी नीचे चले जाते हैं। कभी कभी वो -90 मिली वोल्ट तक भी चले जाते हैं, जिसको हाइपर पोलराइजेशन स्टेट कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे ये देखिए जो मैंने आप बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अगर स्टिमुलस बहुत ज़ोर से लगा है, अगर ज़ोर से मारा है, तो क्या है, ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ज़ोर से लगा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, इतनी दूर की थी, लेकिन अगर ज़ोर से लगा है तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना बहुत कम हो गई। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई, इसके बीच की डिस्टेंस कम है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसको सुपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहेंगे हम। ठीक है। अब डीपोलराइजेशन फेज में हमने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर आ रहे हैं ये -70 डिग्री से, ये ग्राफ के माध्यम से आप देखिए कि ये -70 मिली वोल्ट से ये अटेंड हुआ और ये अटेंड हुआ और ये गया +30 मिली वोल्ट तक गया, डीपोलराइज हो गया। मतलब यहाँ पर प्लस और माइनस का डिफरेंस कम हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब डीपोलराइजेशन हो गया है तो रीपोलराइजेशन भी होगा। अब रीपोलराइजेशन में होता क्या है कि जो Na प्लस आयन होते हैं, Na का जो गेट होता है ना वो बंद हो जाता है। ठीक है, ये Na का गेट बंद हो जाता है, लेकिन पोटासियम का जो गेट है ना वो बंद नहीं होता है, वो देर से बंद होता है। तो Na बंद हो गया, ठीक है, और पोटासियम जो है ना, पोटासियम का गेट बंद ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो K प्लस आयन थे वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर पोटासियम जो है वो लॉक हो गया। अब बाहर से पोटासियम अंदर की तरफ नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ, रीपोलराइजेशन होना शुरू हुआ। मतलब जो निगेटिविटी है, अब यहाँ पर प्लस आयन Na प्लस आयन जो है अब ये इसकी एंट्री बंद हो गई, ठीक है, लेकिन K प्लस आयन जो है इसकी एंट्री, K प्लस आयन जो है इसकी एंट्री अभी चालू है। तो होगा क्या, यहाँ ओवरऑल इफेक्ट जो है ना ये साइटोसोल में ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि निगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि निगेटिव आयंस तो पहले से थे ही, वो तो कहीं गए ही नहीं, ठीक है, लेकिन सोडियम आयन आना बंद हो गए, तो पॉजिटिव आयन आना बंद हो गए और यहाँ से ये क्या, ये अभी जाना कैल्शियम पोटेशियम आयन का जाना अभी तक चालू ही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव जो है वो घटने लगा और जिसके कारण से ये रीपोलराइज होने लगे और वापस से ये -30 से ऐसे धीरे 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 ये -70 मिली वोल्ट तक ये पहुँच गए। ठीक है, ये पहुँच जाते हैं और उसके बाद अब हम हाइपर रीपोलराइजेशन फेज जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन फेज होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जो वो इसलिए होता है कि ये जो K प्लस आयन होते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है कि ये जो K प्लस आयन का जो ये जो चैनल है ये क्या है ना, ये लेट से बंद होते हैं। तो लेट से बंद होते हैं तो ये बाहर जाता ही रहता है, जाता रहता है, जिसके कारण से K प्लस जो प्लस आयन है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है और नेगेटिव आयन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये -70 मिली वोल्ट
को अटेन करने के बाद ये इट फर्दर गोज डाउन टू द -90 मिलीवोल्ट एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, उसके बाद जब अब हाइपर पोलराइजेशन से ही वो रेस्टिंग फेज में वापस आएगा। कैसे? धीरे धीरे ये जो K प्लस आयन का जो चैनल है ये बंद होगा और जो जनरल डिफ्यूजन है ठीक है, उससे ये सोडियम आयन वापस से आना शुरू होगा। ठीक है, स्टिमुलस मिला, -90 वोल्ट पर स्टिमुलस मिला और ये रेस्टिंग पोटेंशियल को फिर से ये अटेन कर लेंगे। ठीक है, ये पूरी समरी इस फिगर में दी गई है। जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आप इसको ब्रेक कर करके पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता क्या है? देखिए, ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड में एक बार न्यूरॉन एक्साइट हो गए, अब न्यूरॉन को फिर से एक्साइट होने के लिए एक समय चाहिए। उस समय को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। जिस समय में न्यूरॉन दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम after an action potential begins during which an excitable cell cannot generate another action potential in response to a normal threshold stimulus is called refractory period। ठीक है, तो अब प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसके बारे में जान ले कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से आगे आगे की तरफ बढ़ता है। तो एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, देखिए, जो ग्रेडेड पोटेंशियल था वो डिक्रीमेंटल होता है, वो समय के साथ वो डिक्रीज होते जाता है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो डिक्रीमेंटल नहीं होता है, वो जो स्ट्रेंथ अपने स्ट्रेंथ के जो स्प्रेडिंग स्ट्रेंथ है उसको कायम रखता है। ठीक है, वो क्यों होता है? तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीमेंटल नहीं होता है क्योंकि उसको ट्रिगर जोन से ना बार बार ट्रिगर मिलते रहता है और वो अपनी एक कंटिन्यूटी है ना उसको बनाए रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे जितना बड़ा भी स्टिमुलस मिले वो चाहे जितना बड़ा भी स्टिमुलस मिले वो +30 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाता, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो अपने आप को मेंटेन रखता है। और चूँकि अब रिफ्रैक्टरी पीरियड है, अब ये प्रोपगेशन को भी समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है और यहाँ पर ये न्यूरॉन के अंदर माइनस न्यूरॉन के अंदर माइनस है, माइनस चार्ज, और इसके ऊपर ये प्लस चार्ज। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल हुआ, तो इस पॉइंट पर एक्शन पोटेंशियल हुआ। अब ड्यू टू रिफ्रैक्टरी पीरियड एक बार एक्शन पोटेंशियल हो गया तो जब तक ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर पूरा नहीं होगा, यहाँ से पीछे तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो ये आगे जाते हैं। क्यों पीछे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये एक पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक पीरियड है, इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड के कारण जो एक्शन पोटेंशियल की जो डायरेक्शन है ना, जो एक्शन पोटेंशियल का डायरेक्शन है वो हमेशा एक ही यूनी डायरेक्शनल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी पीछे जा नहीं सकता, रिफ्रैक्टिव पीरियड पूरा नहीं हुआ और स्टिमुलस मिल रहा है, तो कहाँ जाएगा? जगह कहाँ है जाने का? यहीं पर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से आगे की तरफ जाते रहता है। तो इसको अब दूसरे माध्यम से भी एक समझा दूँ मैं आपको। ये एक्शन पोटेंशियल है। अब इस पॉइंट पर मान लीजिए Na+ आयंस इंटर किया, यहाँ पर Na का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ये कंसंट्रेशन बढ़ गया
तो ये अब कहाँ जाएगा, अब आगे की तरफ जाएगा, ये Na+ जो है ना अब आगे की तरफ कंडक्ट करेगा, फिर Na+ का कंडक्शन यहाँ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। यहाँ के जो चैनल्स हैं, यहाँ के जो चैनल्स हैं ये ओपन हो गए, यहाँ अभी यहाँ के चैनल बंद है, यहाँ पर कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ा फिर यहाँ के आयन चैनल्स ओपन हो गए, इसलिए कंडक्शन जो है ना इस तरीके से प्रोपागेट होते जाएगा आगे की तरफ, यूनी डायरेक्शनल। तो अब हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो दो तरीके से कंडक्ट होता है। एक है कंटिन्यूअस कंडक्शन, जो कि मैंने एक कंटिन्यूअस कंडक्शन को बताया। इसको एक तरह से और समझ लेते हैं, एक मिनट देखूं फिगर कुछ है। हाँ, तो एक कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है और एक होता है साल्टेटरी कंडक्शन। तो कंटिन्यूअस जो होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है और साल्टेटरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट प्रोसेस होता है। तो कंटिन्यूअस में कि देखिए ये फिगर आपको बता देगा बहुत इजी तरीके से कि ये एक्सॉन हीलियोक है, जहाँ से हम ट्रिगर जोन है, जहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये पहले के चैप्टर में मैंने आपको बताया। तो यहाँ से Na आया, ठीक है, 1 मिलीसेकेंड टाइम को अगर हम रखते हैं तो यहाँ से एक्सॉन यहाँ पर Na+ इंटर किया, यहाँ से इंटर किया, फिर आगे की तरफ बढ़ा, फिर यहाँ से आगे की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखिए ये 1 मिलीसेकेंड पे ये हालत है इसका, 5 मिलीसेकेंड पे ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, ये डिस्टेंस, और 10 मिलीसेकेंड में ये डिस्टेंस यहाँ पहुँचा। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस कंडक्शन इस तरीके से होगा। लेकिन साल्टेटरी कंडक्शन क्या होगा, साल्टेटरी कंडक्शन होता कहाँ है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे, ठीक है। तो माइलिनेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा साल्टेटरी कंडक्शन। क्यों, देखिए अब क्यों होगा इसको भी आप समझ लीजिए, यही साइंस है पूरा इसका कंडक्शन का। यहाँ पे Na+ आयन आया, ठीक है। अब ये Na+ आयन आया, यहाँ पर जो है ये पार्ट जो यहाँ पर माइलिनेशन है, यहाँ पर क्या होते हैं Na+ या K+ या कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स जो होते हैं ना वो कम होते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीट से इसको कंडक्टिव नहीं है, वो इंसुलेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर ये चैनल्स ऐसे भी कम पाए जाते हैं। और नोड ऑफ रैनवियर, ये जो पोजीशन है ना नोड ऑफ रैनवियर्स, इस पोजीशन पे ये सारे चैनल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सोडियम यहाँ पर आया, कंसंट्रेशन आया, उसके बाद अब इस सोडियम और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन बढ़ा, उसके बाद ये कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा, तो ये सीधे यहाँ से जाके फिर बाहर की तरफ निकलेंगे, फिर अंदर यहाँ से आएंगे तो यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे, इसलिए कंडक्शन जो है ना बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसको साल्टेटरी कंडक्शन करते हैं और हमारा जो न्यूरॉन्स में है ना मोस्टली यही कंडक्शन होता है, ठीक है। फैक्टर दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन, तो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो माइलिनेशन, जितना ज़्यादा माइलिनेशन होगा उतना ज़्यादा उतनी इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। एक्सॉन डायमीटर, एक्सॉन की जो डायमीटर रहेगी वो जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही फास्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम हो गया ना तो कंडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब किसी भी खिलाड़ी को क्रिकेट में चोट लग जाता है या फुटबॉल में चोट लग जाता है तो वहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर होते हैं वो क्या बोलते हैं, बर्फ़ लगा लीजिए, बर्फ़ से क्या होता है ना कंडक्शन कम हो जाता है, कंडक्शन कम हो गया तो क्या, दर्द गायब, दर्द का जो महसूस होने हैं, दर्द हो तो रहा है यहाँ लेकिन दिमाग तक ये कंडक्शन पहुँच नहीं रहा है, तो खिलाड़ी को दिमाग तक ये कंडक्शन पहुँचने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ लगा दिया, ये इसकी स्पीड कम कर देते हैं, ठीक है, और दिमाग को पता नहीं चलता और खिलाड़ी
एट अ टाइम, थोड़े समय के लिए वो खेल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको दर्द नहीं हो रहा है। इंजरी तो हो चुकी है, लेकिन उसको इंजरी का पता कब चलेगा? जब तक कंडक्शन नहीं होगा और ब्रेन तक वो नहीं पहुंचेगा, इंजरी का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सिग्नल ट्रांसमिशन एट सिनैप्स। तो सिग्नल ट्रांसमिशन सिनैप्स में कितने तरीके के होते हैं? अब ये जो कंडक्शन हो गया, अब कंडक्शन हो गया तो एक नर्व से दूसरे नर्व तक ये कंडक्शन ट्रांसफर भी तो होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन कैसे होते हैं? सिनैप्स के थ्रू होते हैं। सिनैप्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं मेनली। कौन कौन? चलिए देख लेते हैं फिगर में। तो एक तो होता है एक्सो एक्सोनिक, एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक कंडक्शन आया, इसको एक्सोन टू एक्सोन को एक्सो एक्सोनिक कहेंगे, ठीक है। एक्सोडेंड्रिक मतलब एक्सोन, देखिए ये एक्सोन है, यहाँ पर ये एक्सोन है और ये डेंड्राइट है ना, ये डेंड्राइट है, ये एक्सोन है, यहाँ पे कंडक्शन हुआ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एक्सोडेंड्रिक, ठीक है। उसके बाद क्या? एक्सोसोमैटिक। एक्सोसोमैटिक क्या है भाई? एक्सोन और सोमैटिक, ये सोमा बॉडी है ना, दिस इज सोमा बॉडी, 1 मिनट लेट मी शो यू, ठीक है। सो एज यू नो दिस इज सोमा बॉडी, ओके। तो ये अगर एक्सोन जो है ना डायरेक्ट सोमा बॉडी तक कोई ट्रांसमिशन कर रहा है तो इसको एक्सोसोमैटिक ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब सिनैप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सिनैप्स कितने तरीके के होते हैं? देखिए सिनैप्स जो होते हैं ना मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनैप्स। अब दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, आप बताइए दोनों में फास्ट कौन सा होगा? तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल फास्ट होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जल्दी पहुंचती है आपको पता ही है। और स्लो कौन सा होगा? केमिकल होगा। तो जनरली जो कंडक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में बहुत ज़्यादा तेज होता है। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स कैसे होते हैं देखिए। तो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में क्या होता है ना कि जो भी कंडक्शन होता है ना, ये कंडक्शन को पास करने के लिए जो कंसंट्रेशन है Na+ का जो कंसंट्रेशन अंदर में बढ़ा, इसको पास करने के लिए, ठीक है ना, ये आयन का कंडक्शन जो भी पड़ा, तो इनमें गैप जंक्शन जो होते हैं ना, गैप जंक्शन नहीं होते हैं, इनमें होते हैं एक्सोन्स। 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है एक एक्सोन, ठीक है, ये रहा एक्सोन नंबर 1, ये है एक्सोन, और ये न्यूरो मतलब एक्सोन है, और ये मान लो आप डेंड्राइट है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये गैप जंक्शन जो ना जनरली क्या बोलते हैं केमिकल में ना, ये गैप जंक्शंस होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर केमिकल डिफ्यूज़ होता है, वहाँ से फिर वो रिसेप्टर्स होते हैं दूसरे में जो रिसीव करते हैं, केमिकल को रिसीव करते हैं, वहाँ पर फिर एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यू होता है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पर ना ये एक टनल है, आप देखो ये टनल है, ये टनल है जिसको एक्सोन्स कहते हैं, जो कि एक प्रोटीन से बना रहता है जिसको कॉनेक्सिन कहते हैं, कॉनेक्सिन प्रोटीन से बने रहते हैं। तो गैप जंक्शन बिटवीन जो ये सेल के बीच में जो गैप जंक्शन है ना, तो यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है ना, यहाँ पर आने की जरूरत पड़ी नहीं किसी भी आयन को। ये क्या है ना, ये मान लीजिए Na+ आयन ही मान लीजिए आप, तो ये डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा अंदर, ये अंदर से ना ये डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा दूसरे सेल में और एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर कर देगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होते हैं ना, ये बहुत ही तेज होते हैं, ठीक है। ये इनकी जो स्पीड होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, ये बहुत ही तेज होता है, ठीक है। ये फास्टर कम्युनिकेशन होते हैं, और इनका सिंक्रोनाइजेशन जो होता है ना कंडक्शंस का, वो भी बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम केमिकल सिनैप्स की बात करेंगे तो केमिकल सिनैप्स में एक तो सिनैप्टिक क्लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको भी हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। ये है केमिकल सिनैप्स का एक
फोटोग्राफ। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से ट्रैवल करके आया, ठीक है, जो केमिकल सिग्नल से वो ट्रैवल करके आया। अब यहाँ पर आने के बाद क्या, जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है, तो होता क्या है, कैल्शियम आयन चैनल जो है ना, कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं। और ये ओपन हुए तो ये इनका कैल्शियम काम क्या करता है, ये जो वेसिकल्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, पिंक कलर का, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो है ना, ये जाकर कैल्शियम आया, कैल्शियम ने इसको एक्टिवेट किया, सिग्नल दिया, ये जाके यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, ये जो सिनेप्टिक बल्ब का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ गए, वहाँ पर ये जाकर फ्यूज़ किए और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर क्या किया, इन्होंने रिलीज़ कर दिया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या किए, जाकर ये लाइगैंड गेटेड चैनल्स हैं, यहाँ पे ये लाइगैंड गेटेड चैनल्स हैं, मैंने पहले बताया था। तो लाइगैंड गेटेड चैनल पे यहाँ पर जाकर अपने रिसेप्टर साइट पर बैठे, इसको ओपन किया और यहाँ से फिर ये जो है ना, फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट प्रोपागेट हुआ आगे की तरफ। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं और ये यहाँ पर फिर जाकर ये अपने रिसेप्टर पर जाते हैं। ये जो है ना, एक्शन पोटेंशियल को डिले कर देता है, और कितने कर देता है, 0.05 मिली सेकंड से ये डिले कर देते हैं। ये जो ड्यूरेशन है घटता और बढ़ता रहता है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से ये केमिकल सिनेप्स जो है ना, वो लेट, मतलब कि वो स्लोअर कंडक्शन मोड माना जाता है, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो है उसको फास्टर कंडक्शन मोड माना जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने लिख के रख दिया है कि कैसे कैसे होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, बाहर में कैसे कैल्शियम के आने से वो फ्यूज़न होता है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों को पढ़ने में आ जाएगा। ये पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बता दिया है। तो ये जो कंडक्शन होगा ये आइदर एक्साइटरी होगा और इनहिबिटरी होगा, ठीक है। या तो ये आगे वाले सेल को एक्साइट कर देगा या फिर इनहिबिट कर देगा। तो जैसे भी हो, इनहिबिट करेगा तो क्या, एक्साइट करेगा तो क्या करेगा, डिपोलराइजेशन। एक्साइट करने में क्या करेगा, पोटेंशियल क्या है, डिपोलराइजेशन को इंड्यूस करेगा। और इनहिबिट करना है तो क्या करेगा, हाइपरपोलराइजेशन को कर देगा। सिंपल सी बात है। पोलराइजेशन स्टेट जो है वो उसका स्टैटिक क्यू स्टेट है। अब उसको एक्टिवेट करना है तो डिपोलराइज करेंगे, और इनहिबिट करना है, मतलब इनहिबिट करना है, वो अभी नॉर्मल काम कर रहा है लेकिन अब बोले नहीं ये भी काम बंद करो, बंद करो फोर्सफुली, तो क्या करेगा, उसको हाइपरपोलराइज करती है तो वो काम बंद कर देगा। सिंपल सी बात है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आगे की जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल पढ़ने वाले हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। इतना डिटेल न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आई एम श्योर कि आपने कभी शायद ही किसी वीडियो में देखा हो। तो स्टे ट्यून, हम आगे के चैप्टर में न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। बाय।